प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सारे चैप्टर्स का निचोड़ यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें सारे एमसीक्यूज कवर किए गए हैं और आसानी से आप जो है अपना स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो पहला है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1804 में। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे सारे के सारे ये कारण हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा ये सभी। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो 1830 में आई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया था? 2012 क्वेश्चन है। सब जो क्वेश्चंस जिस समय आए हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो आंसर आ जाएगा फ्रांस प्रशा युद्ध। इसके बाद में है आपका प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनवरी 1871 में। इसके बाद में बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो आंसर हो जाएगा लोह रक्त नीति। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। इसके बाद में है आपका ज्यूपेसे ज्यूसेपे मैस्सिनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? तो यहाँ पे आ जाएगा मैटरनिक ने। उसके बाद में है आपका गैरीबाल्डी संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण से। उसके बाद में गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर जो है इटली। उसके बाद में है आपका इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 1688 में। इसके बाद में है बल्कन क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? तो आंसर आ जाएगा तुर्क के। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट चैप्टर, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर सभी को पता है 1914। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। उसके बाद में है चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महात्मा गांधी ने। रॉल्ट एक्ट कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। इसके बाद में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी को पता है महात्मा गांधी ने। इसके बाद में है नाइटहुड की उपाधि किसके पास किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया था? तो आंसर आ जाएगा कलकत्ता। इसके बाद में है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो आंसर हो जाएगा 1928 में। इसके बाद में है आपका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठी से के प्रहार से शहीद हुए? तो आंसर आ जाएगा लाला लाजपत राय। भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो सन 1929 में घोषित किया। उसके बाद में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा दांडी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, वंदे मातरम गीत के रचयिता थे तो कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में विश्व कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1890 में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? सभी को पता है, रिंडरपेस्ट। और इसके बाद में 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये सारे परिवर्तन हुए थे। इसके बाद में है भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कैरिबाई द्वीप में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर आ जाएगा दास्ता प्रथा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंधित प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो आंसर हो जाएगा 1921। इसके बाद में अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो आंसर आ जाएगा चीन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना की थी तो डेट्राइट में की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका समूचे विश्व में महामंदी कब आई? तो 1930 की महामंदी के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यू हैम्पशर में हुआ था। इसके बाद में विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? तो G77 के नाम से उस समूह को जाना जाता है।
इसके बाद में है आपका वह स्थान, यहाँ पे मानचित्र कार्य को मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखें, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो था अमृतसर। इसके बाद में वह स्थान जहाँ आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई तो वो थी आपकी मुंबई। उसके बाद में वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया वो था दांडी। उसके बाद में वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तो वो था चेन्नई। और इसके बाद में वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए तो वो था इलाहाबाद। वह नगर जहाँ 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी तो वो था इलाहाबाद। इसके बाद में वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है तो वो है अलीगढ़। इसके बाद में वह नगर जहाँ मोहल मंड एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी तो वो है अलीगढ़। इसके बाद में वह नगर जहाँ संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी तो संसद भवन नई दिल्ली। वह आंदोलन जहाँ असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था तो वो था उत्तर प्रदेश। और वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा तो वो है कोलकाता। और वह नगर जहाँ जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था तो वो अभी सभी को पता है, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। वह स्थान जहां 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो वो था कलकत्ता। वह नगर जहां गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता हुआ था वो था पुणे। वह स्थान जहां 1857 ईस्वी की प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो था मुंबई। वह स्थान जहां भारत के 9 सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति की थी वो था मुंबई। और वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई वो है वाराणसी। वह नगर जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई तो वो था आपका कलकत्ता। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन हुआ तो वो था चंपारण। वह स्थान जहां थोसोसाफिल कल सोसाइटी की स्थापना हुई तो वो था चेन्नई। के बाद में वह नगर जहाँ मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना किया था वो था वाराणसी। के बाद में वह स्थान जहाँ तिलक ने होम रूल लीग स्थापना की थी तो वो था पुणे। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो था खेड़ा। उसके बाद में है उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ का मेला लगता है तो वह है हरिद्वार। उसके बाद में है आपका वह नगर जहाँ पुर्तगाल के अब्बू कर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था वो था कोची। उसके बाद में वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था वो था कलकत्ता। वह स्थान जहाँ भारत में थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो वो था अडयार। उसके बाद में है आपका वह स्थान जहाँ इनके मानचित्र भी दिखाऊंगा, वह स्थान या वह नगर जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो वो था पुणे। वह स्थान जहाँ काशी विश्वविद्यालय है ये है वाराणसी। और वह नगर जहाँ हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया वो है दिल्ली। और वह नगर जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई वो है कलकत्ता। वह नगर जहाँ क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो था कानपुर। और वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था वो था अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पर जो है सारे के सारे डाले गए हैं। अमृतसर कहाँ आता है, हरिद्वार कहाँ पे आपको दिखाना है, नई दिल्ली, अलीगढ़, चौरा चौरी, चंपारण, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, मुंबई, पुणे, ये सारे के सारी चीज़ें इनमें दिखा सकते हैं। चेन्नई, अड्यार जो है चेन्नई के थोड़ा सा नीचे है कोची। इन सभी को कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है तो आंसर आ जाएगा आपका ए और बी दोनों पर, उनकी सभ्यता पर और उनकी औद्योगिकी पर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ए और बी दोनों। इसके बाद में ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पुनः निर्मित। ठीक है, निर्मित या पुनः पूर्ति योग्य। उसके बाद में लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है तो ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है तो खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। सतत पोषीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया था तो 1992 में किया गया था। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है तो आंसर हो जाएगा नदियों के द्वारा। इसके बाद है आपका स्थायी चारागाह किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है ये। के बाद में पंजाब में भूमि निम्नकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है तो वह है अति पशुचारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर अति पशुचारण आ जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर ये मिसप्रिंट है और यहाँ पर गलत आंसर है आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये उत्तर गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा अधिक सिंचाई आ जाएगा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट करना। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो सभी को पता होगा उत्तराखंड। इसके बाद में है जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो गेहूं की खेती होती है इसमें। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। इसके बाद में है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो वो है गुजरात में ही काली मृदा पाई जाती है। हर बार ये क्वेश्चन आता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो वो काली मृदा है। इसके बाद में है आपका भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो वो कपास के लिए उपयुक्त है। इसके बाद में है आपका लवणीय मृदा को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रेह भी बोलते हैं, ऊसर भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं, ये सभी। इसके बाद में कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है, तो अथवा बोल सकते हैं इसका क्वेश्चन को, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा आपका काली मिट्टी। अभी अभी हमने ऊपर भी देखा क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो पर्वतीय मिट्टी ये जो है वो चाय की खेती के लिए की जाती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है, निम्न में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने की निकट हैं, यानी कि कौन सी उपजातियां हैं ऐसी, ये आपको बताना है। तो चीता भी है, पहाड़ी कोयल भी है, और इसमें से सभी आ जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं, तो ये सभी की सभी जातियां आ जाएंगी। और भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया था, तो सन 1952 में इसको घोषित किया गया था। इसके बाद में है निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, तो आ जाएगा वन संसाधन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में कौन से वन ग्रीष्म ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, तो नहीं बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है इसका ह्रास का जो है आपका कारण नहीं है। कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक कारण, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। और भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1972 में। और उसके बाद में भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 50 में, 1950 में। इसके बाद में है आपका भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद में है आपका इनमें से कौन संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, तो नहीं करता, तो ये बताना वन्य पशु विहार और परिसीमन। इसके बाद में है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अगले चैप्टर से, निम्नलिखित में कौन सा जल जल संसाधन वाला सर्वाधिक खारा होता है, तो आंसर हो जाएगा समुद्री जल। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद में भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे निर्मित है, तो सभी को पता होगा सतलुज नदी पे। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। इसके बाद में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो वो है आपकी महानदी। इसके बाद में नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। इसके बाद में है आपका टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो आपका भागीरथी और विलंगना पे। उसके बाद में रिहंद बांध की परियोजना किस राज्य में बनाई गई है, तो आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हो जाएगा रिहंद। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितना भाग मीठे पानी का है, तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही कम, 2.5%। भारत में विश्व के कुल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है, तो विश्व का केवल 4% भाग उपलब्ध है। और हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आंसर आ जाएगा महानदी। इसके बाद में है रिहंद बांध परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है, तो ऊंची बांध परियोजना है टिहरी। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है आपका कृषि, कृषि चैप्टर से लिए गए हैं। और निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो वो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो होती है आपकी रोपण खेती कृषि। इसके बाद में इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो आंसर आ जाएगा चना। उसके बाद में आपसे निम्न में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है, तो वो होता है मसूर। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में है निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा गुजरात।
क्योंकि इसमें काली मृदा पाई जाती है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग जो है कृषि से कोई लेना देना नहीं है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसलें हैं? तो वो बागवानी फसलें जो है आपका आलू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट जो है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में है आपका कौन सा राज्य कहवा सर्वाधिक उत्पादित करता है? तो वो है कर्नाटक। इसके बाद में है आपका भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है केरल। इसके बाद में चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो आपको पता ही है कि आपका जो पर्वतीय मिट्टी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पाद से संबंधित है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट में अ, यहाँ पर कृषि उत्पाद में वृद्धि से भी संबंधित है ये, ठीक है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसमें मिसप्रिंट है। इसके बाद में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका श्वेत क्रांति का जो है संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। उसके बाद में है आपका ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये भी दूध उत्पादन से है। उसके बाद में कौन कृषि आयात और निविष्ट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उद्योग। उसके बाद में कृषि आगत और निविष्ट या निविष्ट नहीं है, कौन सी कृषि आगत नहीं है? कृषि आगत कौन सी नहीं है? तो आपका उद्योग नहीं है। इसके बाद जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न अगले चैप्टर से, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सी है? तो वो है आपका तांबा। हाँ, और हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क खनिज से है। और सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो झारखंड और उड़ीसा में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद में बॉक्साइट अयस्क जो है वो क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में कड़ोरमा खान संबंधित किससे है? तो यह अभ्रक का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत में कड़ोरमा जो है ये झारखंड में आता है। और भारत में अभ्रक उत्पादन के में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में है आपका कोलार संबंधित है, तो ये किससे है? सोने से। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो आंसर हो जाएगा वो है आपका कोयला। इसके बाद में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो वो आपका है प्राकृतिक गैस। इसके बाद में है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछट्टी में। यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आ जाएगा थोरियम। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो झारखंड का है। इसके बाद में है आपका झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है रानीगंज कोयले की खान स्थित कहाँ पर है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में रानीगंज प्रसिद्ध किस लिए है? तो अभी अभी हमने पढ़ा क्योंकि ये कोयले के लिए है। इसके बाद में है दिग्बोई तेल किस क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है आपका असम राज्य में। और मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो सभी को पता है खनिज तेल से संबंधित है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो है आपका कलपकम में क्या स्थापित है? तो कलपकम में जो है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो मैग्नीज जो है ऊर्जा संसाधन नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न अगले चैप्टर से, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है सबसे लंबा है। उसके बाद में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? तो आ जाएगा NH-31। इसके बाद में भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई कितनी है जिस पर 7133 स्टेशन है? तो आंसर आ जाएगा 64,460। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली जो है आपकी रेल है। और पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल से है। खनिज तेल जो हम बेचते हैं वो पाइपलाइन से बेचते हैं। निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? तो आपको सभी को पता है संचार का माध्यम दूरदर्शन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का निर्यात दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा मैंगनीज, चाय, चमड़े का सामान। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? तो आपका पेट्रोलियम का आयात किया जाता है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है, तो वो क्या है? तो वो है हमारी चाय। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निर्यातक वस्तु है? तो सभी को पता है चमड़ा, और चमड़ा की निर्मित वस्तु है जो कि आपके केरल में होती है। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न अगले चैप्टर से, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो किस भाग में है? वो पश्चिमी यूरोप में है। उसके बाद में है बेल्जियम क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? तो ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेल्जियम। इसके बाद में बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 80% भाषा
इसके बाद में सिंहली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद में श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो दो उपसमूह निवास करते हैं। इसके बाद में है आपका वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका ने किस भाषा को राजभाषा घोषित किया? तो सिंहली को किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमल यानी कि लिट्टे नामक जो है संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया था? तो आ जाएगा 1980। उसके बाद में है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा दो तर्क दिए जाते हैं। इसके बाद में लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीति शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? तो वो है संस्थानों के माध्यम से। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? तो वो बना रहता है संतुलन। उसके बाद में है केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है। इसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम सामुदायिक सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों में निर्णय करने की प्रक्रिया प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में क्या रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका भागीदारी। उसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न अगले चैप्टर से। यहाँ पर है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किस सत्ता में सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में एक है। किसमें जो है सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में एक है? तो आ जाएगा आधुनिक लोकतंत्र। तो बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। कौन विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या होकर के अपना कार्य करती हैं? तो वो स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करती हैं। और भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, इसे कहा जाता है? तो पंचायत और नगर पालिका कहा जाता है। इसके बाद में जिन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार प्राप्त नहीं है उन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो उसका सारा अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। भाषा के आधार पर राज्यों का संगठन जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो सर्वप्रथम 1956 में हुआ था। और इसके बाद में कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय आधार पर किया गया। ऐसे राज्य कौन से हैं? तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये भाषा के आधार पर नहीं है। उत्तराखंड, झारखंड और नागालैंड, ये सभी के सभी। इसके बाद में किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई? तो 1990 की बात है ये। इसके बाद में है आपका स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों के बीच में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? तो आ जाएगा आंसर एक तिहाई। इसके बाद में है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आ जाएगा 73वें संविधान संशोधन में। उसके बाद में संघीय सरकार की एक विशेषता क्या है? तो वो आपका आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसमें जो है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में के बीच में बांटी जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो अगला है इसमें हम देख लेते हैं, लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है? तो ये समाधान करने की कोशिश करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रंग भेद के विरुद्ध किस वर्ष मैक्सिको के दो खिलाड़ियों टिमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस ने पदक लेते समय प्रतीकों के माध्यम से जो है प्रदर्शन किया? तो आंसर हो जाएगा 1968। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका। और ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती जिसके लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है? तो वह सामाजिक विभाजन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं, भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? तो सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक संस्कृति तथा जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती? तो वो होता है समरूप समाज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी। लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, जो है इसमें नहीं होता है, पूछा गया है नहीं होता, ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद में है आपका
निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो वो था यूगोस्लाविया। उसके बाद में है आपका, यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम और अलग मानते हैं तो दूसरों के साथ क्या करना मुश्किल हो जाता है? तो समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में है, सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो कौन सा है? तो लोकतंत्र है। इसके बाद में, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लगाएं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पर जो है ये आपको बयान दिए गए हैं, इनको जो है तार्किक रूप में लगाना है। जो आप इस बयानों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा जो है आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आंसर को समझना है कि इसमें कौन सा जो है बयान सही है। यहाँ पे 4 2 1 3 जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करने के बाद में जो है आपको इन कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो कथन 1 और 2 आपका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो वो है आपका आय, यानी कि मनी। उसके बाद में है आपका, विश्व विकास रिपोर्ट में भारत को किस देशों में वर्गीकृत किया गया है? तो मध्यम आय वाला जो है ये देश है। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, विकास रिपोर्ट कौन सा कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक जो है प्रकाशित करता है। इसके बाद में, औसत आय का तात्पर्य क्या है? तो कुल आबादी और कुल आय का विभाजन जो है इसका तात्पर्य है, यानी पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, या कौन से स्थान पे था? तो आंसर आ जाएगा 130वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो सिंपल सा फंडा है। इसमें आपको देखो, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? एक व्यक्ति की आय हो गई आपकी 5,000, तो 4 की हो गई 20,000। 20,000 में से आपका 4,000 और 7,000 और 5,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 20,000 में से इन तीनों को घटा दोगे तो 7 4 11 और 5 आपका हो गया 11, सॉरी, हाँ 7 4 11, 11 और 5 हो गया आपका 16। 16 और आपका टोटल कितना आया है? 20। तो 20 में से आप जो है 16 माइनस करेंगे तो 4,000 आपका आना चाहिए। यहाँ पर जो है इसमें मिस्टेक है। अगर 3 परिवारों की आय जो है इसने दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक देश के 4 परिवार हैं, परिवारों की प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आए, लेकिन अगर इसमें जो है चौथे परिवार की आय पूछा, इसमें एक का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विश्व विकास रिपोर्ट पर प्रकाशित करती है? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, अभी पता मैंने बताया। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता कराना। उसके बाद में, मानव विकास के मापक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो स्वास्थ्य की स्थिति जो है इसका मापक है। और बीएमआई का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो शरीर द्रव्यमान जो है, बॉडी जो है इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पर जो है बीएमआई का बॉडी मास इंडेक्स जो है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद में है आपका, सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? तो आंसर आ जाएगा आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पे। इसके बाद में है आपका अंतिम जो देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख स्रोत जो है वो आपको सभी को पता है, ग्रामीण में कृषि होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं जो डायरेक्ट आपके प्रकृति से जुड़े हैं। तो प्रकृति से डायरेक्ट आपको क्या मिलता है? खनन। खनन के द्वारा जो है कोयला वगैरह, सोना चांदी, जो भी आपका पेट्रोलियम, सब खनन से मिलता है। भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तृतीयक क्षेत्र में हमेशा सेवाएं होती हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम वस्तुएं सेवाएं क्या होती हैं? तो सीधे उपभोक्ता उपभोक्ता प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपके और हमारे प्रयोग के लिए। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो अंतिम होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। इसके बाद में है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी अधिनियम शामिल है? तो आपका सभी के सभी शामिल है। और निम्नलिखित में कौन सा संगठन संगठित क्षेत्र का लाभ है? तो यहाँ पर आ जाएगा रोजगार की सुरक्षा जो है ये संगठित क्षेत्र का लाभ है। इसके बाद में है आपका, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्रक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद में जो है आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यहाँ पर 2 ही आपके क्षेत्र हैं और इस आधार पर विभाजन किया गया है, तो उद्यमों के स्वामित्व को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक जो होती है, यानी पब्लिक जो
ऑनर होता है वो होता है सरकार। उसके बाद में आपका जो अंतिम 4 प्रश्न बचे हैं उनको देख लेते हैं। बहुविकल्पीय अरे सॉरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? तो जो बहुराष्ट्रीय सारी कंपनियां होती हैं उनका काम होता है लाभ कमाना। उसके बाद में है आपका विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 1% से भी कम है। उसके बाद में भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है? तो वह है पेट्रोलियम पदार्थ का। इसके बाद में है आपका 1950 से 1960 के मध्य किन वस्तुओं की आयात की अनुमति थी? तो इन सभी की थी। उसके बाद में नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो प्रतिस्पर्धा एवं वस्तुओं का गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? तो 164। इसके बाद में वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो किस में पहुंचाई है? तो यहाँ पर विकासशील देशों के लोगों के। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन जो है विकसित, विकासशील नहीं, जो विकसित हो चुके हैं उसमें वैश्वीकरण के ने जीवन के स्तर में जो सुधार पहुंचाई है सबसे ज़्यादा विकसित देशों में पहुंचाई है। विकासशील देश वो हैं जो अभी प्रगति कर रहे हैं, और विकसित देश वो हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, यानी कि विकास कर चुके हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इन्होंने पढ़ा तो आपका एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। आपका मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया था, उन्होंने ज़रूर देख लेना, और उनको आप अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लेना। और मैथमेटिक्स का पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया, उसको भी चेक कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।